क्या वजह है ऐसी कि रोहित ठाकुर को एक शराफत की वजह से मार पड़ रही है कि आप चालू नहीं हो? ये पर लगता है शराफत का दौर है। तो मेरे को देखे तो लगता ही है। मिठास के साथ इंजेक्शन भरते हैं ठाकुर साहब। शिक्षा सबसे बड़ा एक दहकता हुआ महकता हुआ भी कह सकते हैं महकमा माना जाता है यहाँ पे, जिससे आपकी सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में भी आ रही है। तो ये जो आपका शिक्षकों वाली जमात है, अब ऐसे हालात बन गए हैं कि आप जो तगड़ी डोज है वो देने के मूड में आ गए हैं कि निश्चित रूप से रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता बहुत है, कठोर फैसले लेने की आवश्यकता भी होगी, वो हम करेंगे। 0 से 25% के रिजल्ट्स वाले जो रहे हैं जी, निराशाजनक रिजल्ट्स लिए, वहाँ के उनके टीचर्स की इंक्रीमेंट रुकी है, जहाँ पर स्टाफ पूरा है, उसके बावजूद भी आपके रिजल्ट्स 25% से भी कम आ रही है। मतलब ये माना जाए कि चाहे मौजूदा दौर हो या पुरानी सरकारें रही हों, वहाँ पर ये मास्टर लॉबी राज करती रही। आप लोग सिर्फ देखने के लिए थे कि मैं ये शिक्षा मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं तो बड़ी रिफाइंड तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। दूसरा पहलू ये आ गया कि स्कूलों को बंद करने का जो सिलसिला था, मेरी चौधरी चंद्र कुमार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं ये तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। हमने अपने टेन्योर में 5 वर्ष में वीरभद्र सिंह जी के समय में 50 कॉलेज खोले। बंद कितने किए फिर? में 50 कॉलेज खोले हैं, लेकिन जहाँ रिपीट करने की बात है 17 में हम इलेक्शन हारे। बंद करने की आपने बात की, सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, गुजरात में लगभग 5600 स्कूल आपके बंद हुए। उसके कांग्रेस नेता के मुंह से सुना कि गुजरात में भी ऐसा हुआ सबसे था। पहले गुजरात। तो आप लोगों से इतना नहीं होता कि बीजेपी को काउंटर कर सके? जो लोग वहां पर छोटी छोटी जॉब कर रहे थे उनके लिए क्या है आगे? इसको ये नहीं कहते कि ये सब कुछ हमने कर दिया सारा ही। व्यवस्था परिवर्तन ऐसी जगहों पर जरूरी नहीं है कि वो तो पुराना जो एक ढैया है उसी के ऊपर चलते चले जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या कम थी, वहां पर जो प्रवासी मजदूर हैं झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ रहे हैं, अब आपके टीचर्स वहां पर जाकर उनको खींच के लेके आ रहे हैं कि भैया आके दाखिल हो जाए। इस पे तो नो कमेंट्स ही कहूंगा, वो बेहतर रहेगा। एजुकेशन बोर्ड जी, वहां पर बीते जो नतीजे निकले उसमें बेनतीजा साबित हुई आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको दबाने का प्रयास ना करें और इसमें जो ठीक होना है वो सामने आनी चाहिए बात। बट एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे क्या हुआ? इंक्वायरी फ्रेम कर दी, संबंधित जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी उस पर डिपार्टमेंट एक्शन लेगी। ठाकुर साहब दूसरा आ रहा हूँ मैं, जेबीटी जो संस्थान है धर्मशाला में, वहां पर 2 प्रिंसिपल बिठाए हुए हैं और मजाक बन रहा है। वहां पर नेताओं की चलती है कि अपने आदमी को यहाँ पे एडजस्ट करना तो वहां पे करवा दो। मैथ वाला कुछ और पढ़ा रहा है जिस सब्जेक्ट के साथ उसका लेना देना ही नहीं है। 2027 में आप अपनी कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं? ये एक दूसरा पहलू ये आता है कि अगर सरकार की बात करूं तो रोहित ठाकुर कहीं ना कहीं खड़े नजर आ जाते हैं। बकाया कैबिनेट बहुत बड़ा मुद्दा है, करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने का, और आपके विभाग में भी ये लंबित चला हुआ है। करुणामूलक आधार पर वोट मांगने पड़ जाएंगी, करुणा कर लो भाई वोट दे दो। नहीं तो कुछ ज्यादा बोल गया भाई साहब, लेकिन ये है कि अवश्य यहाँ पर एक नया चलन इस सरकार में शुरू हो गया, उसमें अब बीजेपी भी शामिल होगी। यहाँ सेक्रेटरीट का मामला भी है, यहाँ पर धर्मानी जी ने दी है। दूसरी तरफ से आप सुधीर शर्मा जो आप ही के पुराने मित्र रहे हैं कि सर विशेषाधिकार सिर्फ नेताओं का है, जनता का कोई विशेषाधिकार नहीं है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। वक्त ना गवाते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। एजुकेशन जो हिमाचल का है और इस वक्त जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके जो मंत्री हैं रोहित ठाकुर, उनके साथ हूँ। और रोहित ठाकुर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका वर्तमान तो है ही, भविष्य भी नजर आता है और साथ में इतिहास भी चलता है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर जी के पोते हैं। तो खैर वक्त न गवाते हुए ठाकुर साहब स्वागत आपका बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब, शिक्षा सबसे बड़ा एक दहकता हुआ महकता हुआ भी कह सकते हैं महकमा माना जाता है यहाँ पे। तो और ये भी माना जाता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, हालांकि बीच में भ्रम टूटा भी है, बट जो एक आपके हाव भाव और जो इस वक्त मेजर जो चीज़ें हो रही हैं जिससे आपकी सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में भी आ रही है या फिर अच्छे भी उसमें रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो इसकी जो आप देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं कि शिक्षा का क्या रहेगा? आपने ठीक शुरुआत की है। जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात आती है, आपने दहकने की बात की, लेकिन हमने प्रयास किया इन 2-2.5 वर्षों में कि महकने की तरफ हमारा विभाग अवश्य आगे जाए। और ये भी एक सच्चाई है कि सबसे बड़ा विभाग है पूरा जो हिमाचल प्रदेश का। हमारा जितने अधिकारी है, कर्मचारी है, लगभग कोई 55% के आसपास संख्या हमारे शिक्षा विभाग के अधीन आती है।
पूरे हिमाचल प्रदेश के बजट का लगभग 18 से 20% बिल्कुल आपका रहता शिक्षा पे व्यय होता है, और ये दर्शाता कि हमारी सरकारों की प्राथमिकता शिक्षा की रही है। और जैसे आपने उदाहरण दिया कि शिक्षा मंत्री के रूप में जैसे आपने दिवंगत ठाकुर रामलाल जी की बात भी की, वो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, और ईश्वरदास दीमान जी भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, और हमने भी अपने कार्यकाल के दौरान जो 2-2.5 वर्ष का हमारा, मैं समझता हूँ, सीमा हुई है, उसमें निश्चित रूप से हमारा जो सरकारी तंत्र है शिक्षा के क्षेत्र का, वो बेहतर हो, सुधरे, और उस ओर बहुत से रिफॉर्म्स भी हमारी सरकार ने, विभाग ने लिए हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि क्वालिटी एजुकेशन सरकार की प्राथमिकता हो। एक समय था जब विस्तार, एक्सपेंशन की आवश्यकता थी, लेकिन आज समय की नज़ाकत है कि हम कंसोलिडेट अपने डिपार्टमेंट को करेंगे। जितना हम अपने डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करेंगे, उतना बेहतर परिणाम आएंगे। एक बात आपने पहले भी नोट करी होगी, जब इनके कहीं आपने उनको देखा होगा इंटरव्यूज वगैरह में, कि बड़ा इसको कहें ना कि मिठास के साथ इंजेक्शन भरते हैं ठाकुर साहब। तो ये जो आपका शिक्षकों वाली जमात है, हालांकि राष्ट्र निर्माता है, सारी चीज़ें हैं, अब ऐसे हालात बन गए हैं कि आप जो तगड़ी डोज है वो देने के मूड में आ गए हैं। क्योंकि जिस तरह से मैं थोड़ी देर पहले कहीं सुन भी रहा था, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली हुई थी, कि जो एक परिक्रमा करने वाले थे या दूसरे थे, तो उसके ऊपर जो बदलाव है, निश्चित रूप से रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता बहुत है। और जैसे मैंने पहले कहा, संख्या बहुत ज़्यादा, और जो हमारी पीटीआर रेशियो है, यानी पीपल टीचर रेशियो, वो पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक है। जो आपके टॉप मोस्ट 5 स्टेट्स होगी उसमें हमारी गिनती होती है, लेकिन उसके साथ उसका आउटकम, परिणाम भी आए, तो हम प्रयास करिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आज ही हमारी मीटिंग थी, जिसमें हमने विशेष रूप से जो हमारे एजुकेशन बोर्ड के रिजल्ट्स आए, जहाँ निराशाजनक रिजल्ट्स आए, उसमें उनकी जवाबदेही, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ताकि एक वर्क कल्चर जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उसकी कमी देखने को मिलती है, और उसका ही परिणाम है कि मैं समझता हूँ जो अभी मैंने एजुकेशन बोर्ड के रिजल्ट्स की बात की है, वो बेहतर हो। तो निश्चित रूप से जहाँ पर कठोर फैसले लेने की आवश्यकता भी होगी, वो हम करेंगे। 0 से 25% के रिजल्ट्स वाले जो रहे हैं जी, आमतौर पे हर वर्ष इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, और यही कारण है कि एक बहुत बड़ी स्पेस हमारी सरकारी स्कूल्स की, वो आपके निजी स्कूलों ने वो स्पेस ले ली है, लेकिन उसमें निश्चित रूप से इस मैटर को हमने सीरियसली लिया है। और पिछले वर्ष भी इंक्रीमेंट रोकने का प्रावधान पहले भी हुआ करता था, जहाँ पे निराशाजनक पर वो कागजों में रह जाते, वो कागजों में था, लेकिन पिछले वर्ष हमने 2024 में उसमें एक्शन लिया है, और जहाँ पर भी इस तरह की निराशाजनक रिजल्ट्स लिए, वहाँ के उनके टीचर्स की इंक्रीमेंट रुकी है। और आने वाले समय में इसको और कैसे कारगर बनाया जाए, इसके अलावा हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे एडिशनल डायरेक्टर BR शर्मा जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारे 5 डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे। वो सजेशंस देंगे, सुझाव देंगे। इसमें से एक सुझाव ये भी था कि जहां हमारे प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, क्योंकि संस्थान की मुखिया वो है। साथ ही साथ कई आपके ऐसे स्कूल्स थे जो शहरी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर स्टाफ पूरा है, उसके बावजूद भी आपके रिजल्ट्स 25% से भी कम आ रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि चाहे मौजूदा दौर हो या पुरानी सरकारें रही हों, वहां पर ये मास्टर लॉबी राज करती रही, आप लोग सिर्फ देखने के लिए थे कि मैं ये शिक्षा मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य रही है, इसमें एक्सेप्ट करना, मैं समझता हूँ वो सबके सामने सारी बातें हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप में इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और निश्चित रूप में, लेकिन ये व्यवस्था आगे आने वाले समय में ना रहे, हम उसको बेहतर करें, और उसके लिए हमारे को कदम उठाने पड़ेंगे, और हमारा विभाग निश्चित रूप से इसमें कदम उठाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं, तो बड़ी रिफाइंड तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। खैर, दूसरा पहलू ये आ गया कि स्कूलों को बंद करने का जो सिलसिला था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था आपको कि एक समय था जब इन स्कूलों की आवश्यकता बड़े लार्ज स्केल में हमारे को आवश्यकता थी, और उसका ही परिणाम था कि जहां 1947 से मात्र आपके 200 आपके शिक्षण संस्थान थे, उस संख्या बढ़ते बढ़ते 16,000 से अधिक हो चुकी। जो आपके पास सिर्फ एक, विशेषकर अगर हम ओल्ड हिमाचल की बात करें, क्योंकि 60-70 के दशक में हमारा पिछला क्षेत्र भी, कांगड़ा का क्षेत्र हिमाचल में सम्मिलित हुआ था, मात्र एक मंडी का कॉलेज था। आज संख्या 150 से ऊपर हो चुकी है। कई ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पर हमारे साथ जो भी डिनोटिफाई के कॉलेजेस, उसमें एक भी इनरोलमेंट हुई नहीं। कई ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पर 20 बच्चे, कहीं पर 25 बच्चे। तो और मैंने तो विधानसभा के अंदर भी कहा कि एक समय था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग भी समझते थे कि हमने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, उसका हमारे को लाभ मिलेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 12 से 17 के बीच हमने जहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में गत 75 सालों में
आपके 150 कॉलेज खुले। हमने अपने टेन्योर में 5 वर्ष में वीरभद्र सिंह जी के समय में 50 कॉलेज खोले। बंद कितने किए फिर? में 50 कॉलेज खोले हैं, लेकिन जहाँ रिपीट करने की बात है 17 में हम इलेक्शन हारे। और यही स्थिति आपकी जयराम ठाकुर जी के समय में आपने 900 संस्थान खोले, परिणाम आए तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। तो ये कोई रिलेशन नहीं कि हम संस्थान खोलेंगे वहाँ पर आपकी पोस्टें खाली रहे, उसका कोई अर्थ नहीं। पेपरों में आप नोटिफिकेशन चाहे कुछ खोल दो, जिले खोल दो, आप कुछ खोल दो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता जनार्दन को बेसिक सर्विसेज मिले, गवर्नेंस बेहतर हो, तब जाकर इसके परिणाम रहेंगे। जहाँ तक बंद करने की आपने बात की, सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, सबसे पहले आज से कोई 10-12 वर्ष पूर्व गुजरात में लगभग कोई 5600 स्कूल आपके बंद हुए और उसके उपरांत सभी प्रदेशों में बंद किए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी जो कांग्रेस है वो काउंटर नहीं कर पा रही। आपने पहली बार मैंने किसी कांग्रेस नेता के मुंह से सुना कि गुजरात में भी ऐसा हुआ सबसे था। पहले गुजरात तो आप लोगों से इतना नहीं होता कि बीजेपी को काउंटर कर सके? मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, मैं क्या गुजरात मॉडल के तो आप मुरीद है, तो और सबसे पहले जो शुरुआत कंसोलिडेशन की हुई, जिन्होंने अच्छा की, अच्छी पहल की है, चाहे दलगत राज से ऊपर उठकर भी, पार्टी पेशे से ऊपर उठकर जो हमारे राष्ट्र के, प्रदेश के हित के जो फैसले, उसमें हमारे को एक समन्वय बनाना चाहिए, एक सहमति बनानी चाहिए। और मात्र गुजरात नहीं, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की बात करिए, कोई लगभग 26,000 स्कूल वहाँ बंद हो गए। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हमारी तरफ पहाड़ी प्रदेश है, हजारों की संख्या में वहाँ स्कूल बंद होंगे जब बच्चे नहीं होंगे। और पिछले कल ही जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, वहाँ पर एक आश्चर्यजनक जो मैं समझता हूँ एक इन्फॉर्मेशन दी गई, आपके कई ऐसे स्कूल निकल गए जहाँ पर वर्षों से टीचर तैनात है, बच्चा एक नहीं। और ये नहीं कि मात्र ये इन 2-2.5 वर्षों में, पहले से चला हुआ है। तो निश्चित रूप में इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इस चीज़ से मैं सहमत हूँ। मेरी चौधरी चंद्र कुमार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं ये तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, ये तो जॉब से निकलने नहीं। और बात बिल्कुल सही भी, अगर एक आपकी नज़रिए से देखा जाए कि सफ़ेद हाथी रखने क्यों, अगर मैं ये कहूँ, हालांकि कईयों को बुरा लगेगा कि ये कहते हैं सफ़ेद हाथी फाड़ने, तो सफ़ेद टीचर्स पाड़ने वाली भी एक बात चीज़ अगर यहाँ पर एक तरीके से नज़र आती है। जो लोग वहाँ पर छोटी छोटी जॉब कर रहे थे, उनके लिए क्या है आगे? नहीं, उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे 1200 स्कूल बंद हुए, उसमें से लगभग 40% स्कूल वो थे जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था। जो हमने नॉर्म्स लास्ट ईयर डिसाइड किए, वो बड़े, मैं समझता हूँ, सिंपल नॉर्म्स थे। उदाहरण के तौर पे जो प्राइमरी स्कूल में हमने डिस्टेंस उसमें 2 किलोमीटर का रखा था, विद इन 2 किलोमीटर अगर दूसरा कोई प्राथमिक पाठशाला है और बच्चे आपके 5 या 5 से कम है, तो हम उसको वहाँ मर्ज करेंगे। वहाँ तो ऑलरेडी वहाँ पर है, ताकि वो एक बड़ा स्कूल ही बने। और जहाँ पर आप पूरे 5 क्लासों में 2 या 3 बच्चे हो, तो कोई ऐसे स्कूल का अर्थ नहीं। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे आपके प्लानिंग कमीशन की बात हो, चाहे हमारे, मैं समझता हूँ, फाइनेंस कमीशन की बात हो, नीति आयोग की बात हो, मैंने प्लानिंग कमीशन कहा, सब जगह कंसोलिडेशन की तरफ बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो प्रक्रिया रिक्रूटमेंट की होती है भी सरल नहीं होती है। पहले डिपार्टमेंट के द्वारा उसका अनुमोदन कैबिनेट से लेना, कैबिनेट के बाद, और उसके बाद पहले तो कैबिनेट से पहले फाइनेंस से लेना बड़ा कठिन है। व्यवस्था परिवर्तन ऐसी जगहों पर जरूरी नहीं है कि वो तो पुराना जो एक ढैया है उसी के ऊपर चलते चले जा रहे हैं। हमने तो अपने स्तर पे प्रयास किया और उसका एक परिणाम था जो विदाउट टीचर स्कूल्स आपकी 2022 के अंत में 350 थे, आज संख्या उनकी 50 रह चुकी है। सिंगल टीचर स्कूल जो लगभग आपके 3600 थे, उनकी संख्या भी आधी रह चुकी है। हमारा प्रयास है कि जो ये बहुत बड़ा गैप था, इसको पूरा किया जाए। और उसका ही परिणाम था जो असर की रिपोर्ट हो, जो मात्र मैं समझता हूँ कोई निजी रिपोर्ट नहीं, किसी पार्टी की रिपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उसमें रीडिंग और लर्निंग लेवल पे हिमाचल प्रदेश को केरला से भी प्रथम आंका गया है, नंबर 1 पे हिमाचल को आंका गया। हम इसको ये नहीं कहते कि ये सब कुछ हमने कर दिया, सारा ही समझता परिवर्तन हो गया, पर एक शुभ शुरुआत है। और निश्चित रूप से जो हमने रिफॉर्म्स, क्योंकि हमारी सोच ये थी कि इसके दूरगामी परिणाम आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से इसके परिणाम, जिसका एक उदाहरण असर की रिपोर्ट भी है, आने वाले समय में आप देखेंगे जो हम आज कदम उठा रहे हैं, इसका निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब एक खबर और है कि आपकी इस व्यवस्था परिवर्तन के जरिए जहां पर स्कूलों में बच्चों की संख्या कम थी, वहां पर जो प्रवासी मजदूर हैं, झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ रहे हैं, अब आपके टीचर्स वहां पर जाकर उनको खींच के लेके आ रहे हैं कि भैया आके दाखिल हो जाओ। तो ये जो आप चाल चल रहे हैं, उसके ऊपर से दूसरी चाल चल के सामने आ जाती है। चलो, अब अंत में तो बच्चे वो भी हमारे ही है, प्रवासी। मैं मान रहा हूँ इस चीज को, ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो जुगाड़ तंत्र है, ये जो चल रहा है, इसके ऊपर क्या कहना है जनाब? इस पे तो नो कमेंट्स ही कहूंगा, वो बेहतर रहेगा।
राहत की बात है जो लोग जुगाड़ तंत्र से चले हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का कोई इलाज सरकार के पास भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। खैर, एजुकेशन बोर्ड, जी वहां पर बीते जो नतीजे निकले उसमें बेनतीजा साबित हुई आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन बोर्ड में। हाँ, नहीं, कुछ उसमें कमियां अवश्य आपने देखा होगा। जो विशेषकर जो रिजल्ट आया इंग्लिश का, उसमें भी कारण रीज़न आपको पता है, उचवाड़ी में जो गलत पेपर पहले खुल गया था, उसके कारण उसमें हमने अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। उसके बाद कितने बच्चे पास हो गए सर? मतलब एक नहीं, सीरियस लैप्स है। और जैसे ही मेरी नॉलेज में आई थी, मैं उस वक्त कांगड़ा ही था। हाँ जी। मेरा प्रोग्राम पालमपुर विधानसभा क्षेत्र का था, और उससे पहले मेरी एजुकेशन बोर्ड में मीटिंग थी। और जैसे ही मेरी नॉलेज में वो जिस दिन मैंने वापस आना था गग्गल से, मैंने उसमें इमीडिएटली उनको कहा था कि इसको दबाने का प्रयास ना करें, और इसमें जो ठीक होना है वो सामने आनी चाहिए बात। और हमारे बच्चों के साथ किसी तरह से मैं समझता हूँ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इनजस्टिस तो हो गया बच्चों के साथ, जो होना था, जो बच्चों ने टेंशन झेलनी थी वो झेल ली। बट एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे क्या हुआ? इंक्वायरी फ्रेम कर दी। ये होता है कि जी एक लास्ट चारा होता है अफसरशाही के पास भी और नेताशाही के पास भी कि जी हम इंक्वायरी फ्रेम कर रहे हैं, इनको हम बना रहे हैं, नतीजा कुछ नहीं आता। एजुकेशन बोर्ड इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसमें अवश्य नतीजा आएगा, वो इंक्वायरी तो करनी पड़ती है। अब आप जानते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम इतने बिल्कुल आउटराइट भी सीधा एक्शन नहीं ले सकते हैं। लास्ट एक्शन पहले प्रॉपर इंक्वायरी हो। और पिछले कल ही एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे और मेरी इसके बारे में बात हुई है, जो उसमें मैं समझता हूँ संबंधित जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी उस पर डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। ठाकुर साहब, दूसरा आ रहा हूँ मैं, जीबीटी जो संस्थान है धर्मशाला में, वहाँ पर दो प्रिंसिपल बिठाए हुए हैं और मजाक बन रहा है कि एक उठता है तो दूसरा बैठ जाता है, दूसरा उठता है तो पहले वाला बैठ जाता है। और वहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है कि जिसके लिए जो पात्र अध्यापक चाहिए वो नहीं है। वहाँ पर नेताओं की चलती है कि अपने आदमी को यहाँ पर एडजस्ट करना तो वहाँ पर करवा दो, मैथ वाला कुछ और पढ़ा रहा है जिस सब्जेक्ट के साथ उसका लेना देना ही नहीं है। तो ये जो सुविधाएं उपलब्ध आप लोगों के जरिए ही होती हैं, क्या इस पर अंकुश लगेगा? नहीं, आपने बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर उठाया है। और हमारी सोच थी दोनों, डाइट और आपका SCRT, दोनों का महत्वपूर्ण रोल है, चाहे हमारे करिकुलम को बनाने से संबंधित हो, चाहे ट्रेनिंग ऑफ टीचर से संबंधित हो। लेकिन निश्चित रूप में अवश्य एक तरह की पार्किंग स्पेस जिनको कहीं जगह नहीं मिलती है, वो इन महत्वपूर्ण स्थानों पे अपनी एडजस्टमेंट करा लेते हैं। तो ये जो कांगड़ा वाला मैटर है, इसमें निश्चित रूप में हम शीघ्र फैसला लेंगे, ताकि इसमें कोई इस तरह का जो इस तरह की, मैं समझता हूँ कंफ्यूजन है, ये मात्र कांगड़ा की बात नहीं, और हर जिला भी इस तरह का सेटअप आ चुका है कि या तो हमने बेहतरी किया था, लेकिन निश्चित रूप में इसके कुछ इस तरह के परिणाम भी देखने को मिले, जिसका एक कांगड़ा भी उदाहरण है। इसको हम बिल्कुल सेट राइट करेंगे। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल उस तरफ को चलता हूँ। आपका जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि आपका इतिहास भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी कहीं ना कहीं पर नज़र आता है। क्या वजह है ऐसी कि रोहित ठाकुर को एक शराफत की वजह से मार पड़ रही है कि आप चालू नहीं हो, आप उतने घाघ नहीं हो? क्या वजह है? नहीं, चलो अब इसमें आप अदरवाइज ले रहे हैं, इसमें मार भी पड़ रही हो सकती है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम इस स्थान तक पहुंचे अपनी शराफत की वजह से पहुंचे। मैं इसको शराफत की वैल्यू तो होती है, तरीके से मैं उस बात को लूंगा। शराफत की वैल्यू होती है, पर लगता है शराफत का दौर है, तो मेरे को देखे तो लगता ही है। मैंने कहा सीजन्ड पॉलिटिशियंस है, इसमें कोई नहीं, और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग भी इज द बेस्ट। चलो ठाकुर साहब, लास्ट वाली तरफ को चल रहा हूँ मैं। ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है 2027 में, आप अपनी कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं? 2027 तो अभी दूर है, अभी पंचायत के इलेक्शन है, अभी इसमें भी हम आशा रखेंगे कि अच्छे परिणाम निकले। और उस आशा के रखने की वजह क्या है नीचे की? ये वजह है कि जिससे हमें लोग समर्थन करें। आप जानते हैं कि कितनी, मैं समझता हूँ, कठिन परिस्थितियों में वर्तमान सरकार कार्य कर रही है, और उसका प्रमुख कारण आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टेट ने, बिल्कुल, मैं समझता हूँ विरासत में हमारे को मिली है, और केंद्र से कितनी मदद मिल रही है आप जानते हैं। PNDA जो हमारा 2023 का आपकी शताब्दी का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, प्राकृतिक आपदा थी, उसमें भी हमने लगभग 9,500 करोड़ का जो प्राक्कलन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, 2,500 करोड़ ने एक्सेप्ट भी कर दिया, लेकिन बाकी स्टेटों को सबको मिल गया। लेकिन अब हमारे साथ ज़्यादा प्रेम है तो आज तक को लंबित पड़ा है। हालांकि आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, सभी पार्लियामेंट की सीट्स आपने भारतीय जनता पार्टी को हमारे यहाँ से जीती है, और अच्छे मतों के साथ जीती है। और उन परिस्थितियों में विशेषकर जब मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस बात का भी हमें गौरव है। लेकिन प्रदेश की ऐसे टाइम में मदद हो जो हमारे को आवश्यकता है, ये हम आशा करते हैं। ये खुला हाथ अगर देखा जाए कि एक दौर होता था, अगर कांग्रेस की बात करें तो
एक इम्प्रेशन चलता था कि भाई अभी हम चलेंगे आप, पर शुरुआती दौर में हमलावर हो गए लोग, जी। है ना। और उसमें भी एक दूसरा पहलू ये आता है कि अगर सरकार की बात करूं तो रोहित ठाकुर कहीं ना कहीं खड़े नजर आ जाते हैं, बकाया कैबिनेट। अब हम तो सब पर नज़र रखते हैं कि सब अब खड़े हैं अपने अपने क्षेत्रों में, लेकिन जो समस्याएं विशेषकर जो हमारी फाइनेंस से संबंधित समस्या है वो सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं या किसी विधानसभा क्षेत्र तक ना सीमित होते हुए पूरे प्रदेश में हर विभाग में, और इसके बारे में सभी, मैं समझता हूँ विशेष करें तो कांग्रेस और बीजेपी है, हमारे को पार्टी बेसिस से ऊपर उठकर, दल का राज से ऊपर उठकर, क्योंकि अगर आप इस सरकार का कार्यकाल भी देखेंगे उनको भी ये प्रॉब्लम्स फेस किए, आने वाले टाइम में परिवर्तन भी होते हैं, सारी बातें मैं समझता हूँ भविष्य के गर्व की बातें हैं। तो इसका तो कोई ना कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। जो हमारे हक है हिमाचल प्रदेश के वो हमारे को मिलने चाहिए। जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज है वो आज तक लंबित पड़े हैं, तो इसमें तो हमारे को, मैं समझता हूँ दल का रांचे से ऊपर उठ के कांग्रेस और बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर पहल करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, मैं समझता हूँ इसमें समस्या में ना आए, उनको वो प्रभावित ना हो। आपने आउटस्टैंडिंग जो पिछले मुद्दे चले हुए थे उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने का, और आपके विभाग में भी ये लंबित चला हुआ है। और इसको आप चाहे बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, जो कह लीजिए, वो भुनाते हैं इन चीज़ों को कि हम ये कर देंगे, हो आपसे नहीं पा रहा है। तो अगर बाकी चीज़ें देखें तो कभी ऐसा दौर ना आ जाए ठाकुर साहब की करुणामूलक आधार पर वोट मांगने पड़ जाए कि करुणा कर लो भाई, वोट दे दो। नहीं, तो कुछ ज़्यादा भूल गया भाई साहब, लेकिन ये है कि बस जहाँ तक नौकरी देने की बात है, ये हमारी प्रायोरिटी है कि ये जो करनामूलक कॉम्पेशनल ग्राउंड के केसेस है, और मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और विधानसभा के अंदर हमने एश्योरेंस दी थी कि इस कमेटी की रिपोर्ट हम शीघ्र सीएम साहब को देंगे, और उसमें धर्मानी जी, यादविंदर गोमा जी मेरे साथ सम्मिलित थे। हमने कमेटी की रिपोर्ट दे दी है, उसमें अपनी रिकमेंडेशन भी दी है, जो इनकम क्राइटेरिया उसको बढ़ाने की बात की, और साथ ही साथ उसमें मैं समझता हूँ जो विशेषकर जहाँ पर मदर फादर दोनों नहीं हैं, तो उनको प्राथमिकता मिले, तो ये सारी हमने रिकमेंडेशन दी, और हम आशा रखते हैं शीघ्र उसकी, मैं समझता हूँ उसकी अप्रूवल हमारे को मिलेगी, ताकि नियुक्तियाँ हो, लॉन्ग अवेटेड है। लेकिन जहाँ तक रोजगार की बात आती, कहीं ना कहीं चलो करनामूलक में रोजगार ही है, बिल्कुल है। अगर आप शिक्षा विभाग की बात करेंगे तो हमने प्रयास किया, हालांकि कई वित्तीय समस्याएं भी थी, इसके लिए मैं सीएम साहब का आभारी हूँ, अपने समस्त कैबिनेट कोलीग्स का आभारी हूँ कि हमने लगभग कोई 6-7 हज़ार पोस्टें हमने कैबिनेट से सैंक्शन करवाई, जिसमें से 700 से अधिक हमारे पीजीटीज लग चुके हैं। हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स 2020 के बाद नहीं उनकी प्रमोशन हो पा रही थी, वो हमने नहीं, वो हमने डिप्टी डायरेक्टर्स की 41 में से 39 पोस्टें खाली थी, सभी हमने प्रमोशनें कर दी। 5 साल के बाद आपके प्रिंसिपल कॉलेज कैडर के, आपके बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम 105 पद आउट ऑफ 131, जो हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 105 विदाउट प्रिंसिपल थे, वो हमने सभी 119, क्योंकि बीच में रिटायरमेंट्स भी, 119 हमने प्रिंसिपल्स लगाए। हमने, मैं समझता हूँ लगभग कोई 5800 के आसपास एलिमेंट्री एजुकेशन में अपनी पोस्टें सैंक्शन करवाई है, जैसे चयन आयोग ने भी अब ऑपरेट करना शुरू कर दिया, और प्रथम चरण में 937 पोस्टें हमारी टीजीटी की निकली है। इससे भी जहाँ हमारे रिक्त पड़े पद है उनको भरा जाएगा, और हमारे बेरोजगार युवाओं को उनको रोजगार मिलेगा, जो वर्षों से मैं समझता हूँ लंबित पड़ा। और इसके अलावा 1800 पोस्टें हमारी अभी जेबीटी की निकलनी है, और लगभग कोई हमने 4000 पोस्टें बैच वाइज, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हमारे विदाउट टीचर स्कूल कम हो गए, सिंगल टीचर स्कूल कम हो गए, उसका कारण था जो बैच वाइज, क्योंकि आपका चयन आयोग हमीरपुर फंक्शनल था नहीं, तो हमारे पास माध्यम बैच वाइज का था, तो हमने लगभग 4000 टीचर्स अपॉइंट किए युक्तिकरण से के माध्यम से, और बैच वाइज जो आपकी नियुक्तियां हुई उसके काफ़ी हमारी पोस्टें फिलअप हुई है। लेकिन जैसे आपने कहा कि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, हर महीने ही लगभग 200 पोस्टें खाली हो जाती है, और ये जो पोस्टें हमारी 1800 जीबीटी की और लगभग 937 हमारी जो ये टीजीटी की है, इससे काफ़ी हमारे को पदों की पूर्ति होगी। साथ ही साथ लगभग 6200 हमारे एनटीटी टीचर्स, 6200 हमारी लगभग आया, ये भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपका नाइलेट के थ्रू चला है, HPSTDC के थ्रू चला है। बिल्कुल। लास्ट सवाल आपको अपने इतिहास की याद दिलाऊंगा और उसी इतिहास का वास्ता दूंगा, और ये यहाँ पर एक नया चलन इस सरकार में शुरू हो गया, उसमें अब बीजेपी भी शामिल होगी कि विशेषाधिकार हनन के नोटिस थमा देने हर किसी को। यहाँ सेक्रेटरीट का मामला भी है, यहाँ पर धर्मानी जी ने दी है, दूसरी तरफ से अब सुधीर शर्मा जो आप ही के पुराने मित्र रहे हैं कांग्रेस में, तो
आप इसको कैसे देख सकते हैं कि सर विशेषाधिकार सिर्फ नेताओं का है, जनता का कोई विशेषाधिकार नहीं है, सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ मामला है। और आप इतिहास की बात मैंने ऐसे की कि आपका जो पालन पोषण है और जो एक धीर गंभीरता चाहिए सियासत में, तो इस चलन को आप कैसे देखते हैं? इसका जो पलटवार होगा वो कैसा नजर आता है आपको? अब व्यक्तिगत रूप से तो ये बेहतर हमारे सभी सीनियर लोग हैं, और चलो उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, चाहे सुधीर जी की बात हो, चाहे राजेश धर्मानी जी की बात हो, और या तो उन्होंने भी सोच समझ के किया होगा जो उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन निश्चित रूप में हमारे प्रदेश की अपनी एक अलग छवि है, अपनी शांति के लिए, और विशेषकर मैं समझता हूँ अपनी ऊंची परंपराओं के लिए, और एक बड़े दिल के लिए हमारे प्रदेश को जाना जाता है। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ जो बातें अवॉइड की जा सकती बड़ा है। दिल बड़े लोगों को दिखाना चाहिए, या फिर जो जिनको छोटा समझा जाता है मैं कि तो उनको उस मैं पे समझता फोकस किया जाए? हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन दिल बड़ा रखता नहीं, हूँ। जो लेकिन विशेषाधिकार वाली जी। चीज आ जाती है तो उसमें तो लगता है कि फिर बड़े लोग हैं, उनके जो विशेष अधिकार हैं जी जी, पर यही है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में सारी बातें सेटल होनी चाहिए। सेटल होनी चाहिए है, और बाकी इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा, आप बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल। चलिए ठाकुर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने वक्त दिया। और बड़ी बात यह है कि आपने एक पर्सनैलिटी में फ़र्क देखा होगा, और उस फ़र्क में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बात करने का सलीका, तरीका, और ये तमाम बकाया नेताओं के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि रोहित ठाकुर जो अपने साथ लीगेसी लेके चल रहे हैं वो कहाँ तक इनका साथ दे रही है, और ये अपने आप को किस तरह से सबसे अलग साबित भी कर रहे हैं, और सारी चीज़ें हो रही हैं। लीगेसी की बात करूंगा तो एक बात लंबी चली जाएगी। हाल ही में कुछ लीगेसीज ख़त्म होती हुई भी नज़र आई हैं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, लेकिन फ़र्क तो है। तो ठाकुर साहब के साथ बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।